संधि किन महासागरों को जोड़ती है? तो सबसे पहले आंसर लिख लीजिए कि यह हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। हिंद महासागर और लाल सागर को। ठीक है, सबसे पहले आंसर लिखेंगे कि बाब अल मंदेव जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर। अब यहाँ पर थोड़ा सा दो चार बातें समझिएगा। जल संधि कहते किससे हैं? इसे इंग्लिश में स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए बाब अल मंदेव पहले कहाँ पर है, पहले इसको देखिए। ये देखिए, यह जो है रेड सी है। ठीक है, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं यह रेड सी है, और यह जो है हिंद महासागर वाला एरिया है। ये हो गया हिंद महासागर। ये आपको दिखाई पड़ रहा है? मैं इसको ले लेता हूँ रेड कलर से। ठीक है, देखिए ये जो हिस्सा है आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर नहीं दिख रहा है? यह हिंद महासागर है, और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये कौन सा है? रेड सागर है। ठीक है, और यहाँ पर एक पतली सी जो ये है, यानी कि इधर भी स्थल इधर भी स्थल, और बीच में एक पतला सा ये हिस्सा है जो इन दोनों सागरों को जोड़ रहा है। इसे ही हम कहते हैं जल संधि। जल संधि को कई जगहों पर आप देखिएगा जल डमरू भी कहा जाता है, जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य कहने के पीछे कारण क्या है? डमरू कभी देखे हैं? डमरू जो बजाता है बच्चा लोग, या फिर जो तमाशा वाला जो होता है, तो क्या करता है? डमरू ऐसे से करके बजाता है। उसमें क्या होता है? जो बीच का हिस्सा रहता है वह क्या रहता है? ऐसे रहता है, ऐसे। यह इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये बीच में पकड़ता है और ऐसे से करके लोग बजाता है, ऐसे करके। ठीक है, ये दो ये होते हैं जो बजाता है, ऐसे ऐसे जब करता है तो क्या होता है कि वह डमरू बजता है। ठीक है, तो डमरू की विशेषता क्या हुई? इधर चौड़ा और बीच में पतला होता है। ठीक है, तो यही है डमरू। तो इसीलिए जल भी जब दो विशाल राशि, इधर भी एक विशाल राशि है जल का, इधर भी विशाल राशि है, और दोनों तरफ स्थल सटे हुए हैं, तो वह देखने में डमरू के आकार का लगता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा जल डमरू मध्य। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये रेड सी है और यहाँ पर हिंद महासागर है, और इसे बीच में यह जो जल संधि है ये बाब अल मंदेव जल संधि के नाम से जाना जाता है, यानी गल्फ ऑफ अदन भी ये वाला एरिया कहलाता है। ठीक है, ये आपका सऊदी अरबिया वाला क्षेत्र है, अरबियन कंट्री, ये यमन है। ठीक है, ये पर्शियन गल्फ है, इस तरफ है। और कई सारी महत्वपूर्ण जल संधियां जो आपको देखनी चाहिए, जैसे कि ये वाला हिस्सा देखिए, यहाँ पर अलास्का, ये अलास्का है इस तरफ, और इस तरफ साइबेरिया। यहाँ पर जो अलग करता है कौन सा है? बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार कई सारा आप विभिन्न ये क्या हुआ? ठीक है, तो ये जो है इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए, ये वाला बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो है कहाँ गया? ये भूमध्य सागर है ना, और ये क्या है? लाल सागर। और यहाँ पर स्वेज नहर बनाया गया है। अगर ये नहर नहीं रहता तो क्या होता? यह भी आपको जल संधि ही रहता। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला हिस्सा देखिए, भूमध्य सागर और ये अटलांटिक महासागर, बीच में यहाँ पर ऐसे करके जो इधर का पानी जो है ये इससे जुड़ा हुआ है। ये कौन सा है? जिब्राल्टर जल संधि है। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए, ये वाला हिस्सा यहाँ पर जो कि जुड़ा हुआ रह गया है, इसलिए यहीं पर काट करके पनामा नहर बनाया गया था। अगर यह नहीं रहता, ये जुड़ा हुआ रहता, तभी जल संधि के नाम से जाना जाता। ठीक है, इसी प्रकार से आप और अन्य सागरों पर, अन्य जगहों पर देखिएगा, कई सारी जल संधियां हैं जो किसी दो बड़े महासागरों को या दो क्षेत्र को जोड़ता है, वही कहलाता है जल संधि। ठीक है, यहाँ से दो चीज आप समझते हैं, दो चीज आप याद कर लीजिए। सबसे पहले बाब अल मंदेब जल संधि रेड सी और किसको जोड़ रहा है? हिंद महासागर को जोड़ रहा है। जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पर देखिए, यह
मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर, और किसको जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है अटलांटिक महासागर को जोड़ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से बेरिंग सागर किसको जोड़ रहा है, ये उत्तरी सागर, और ये पैसिफिक जो महासागर है इसे जोड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये भी करेगा कि अलग किसे करता है। यहाँ पर सवाल दो तरह से कर सकता है कि किन दो जगहों को अलग करता है। अब ऐसे इसे देखिए, बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब जल संधि किन दो स्थलों को अलग करता है, तो किसे अलग कर रहा है, यमन और इथियोपिया, ये इसे अलग कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से जिब्राल्टर जल संधि किसे अलग कर रहा है, अफ्रीका और यूरोप को। ठीक है, या फिर स्पेन है ये वाला एरिया, है ना, तो इसे अलग कर रहा है। तो इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं अलग अलग। तो इसके लिए हम आपको मैपिंग करवाएंगे, कम से कम 20-25 क्लास आपका मैपिंग का करवाएंगे कि एक एक मैप पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, फिजिकल मैप, इकोनॉमिकल मैप, फिर और अन्य सारे जो है राजनीतिक मैप, पॉलिटिकल मैप, ये सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। सागरीय लवणता, सागर का पानी, जैसा कि हम लोग जानते हैं सागरीय लवणता को हम कैसे मापते हैं, प्रति हजार में मापते हैं। जैसे अमूमन जो सागर का जो ये है लवणता है वह कितना है, 35 प्रति हजार है। कितना, 35 प्रति हजार। परसेंटेज जिसे कहते हैं ना, एक ऐसे करके रहता है, इसमें एक और शून्य दे देंगे तो हो जाएगा प्रति हजार। 35 प्रति हजार का मतलब हुआ कि 1000 लीटर में 35 लीटर जो है वह क्या रहेगा, साल्ट रहेगा, या फिर उसमें ये रहेगा, लवण रहेंगे। ठीक है, तो 35 प्रति हजार इसकी लवणता होती है। बाद में साफ करवाइएगा ना, उधर करवा दीजिए, उधर करवा दीजिए। 35 प्रति हजार होती है। और यह लवणता आखिर में आया कहां से, यह लवणता कैसे आया समुद्र में। क्या शुरू से ही यह समुद्र इतना खारा था, नहीं, शुरू में ये खारा नहीं था। पहले क्या था कि यह मीठा था। जब महाद्वीप का निर्माण हुआ उसके बाद बरसों बरस तक, हजारों साल तक कहा जाता है कि बारिश होती रही, और स्थल से ही जो साल्ट है वह घुल घुल करके नदियों के माध्यम से जाकर के कहाँ मिले, वह महासागर में मिलते गए, और धीरे धीरे करके वह जो समुद्र है वह खारा होता गया। पानी तो बाष्पित होकर के उड़ जाता है, लेकिन जो साल्ट है वो उसी में रह जाता है, लवण उसी में रह जाते हैं, इसीलिए वह धीरे धीरे करके खारा हो गया। तो जब आप पढ़ेंगे कि कई सारे जो स्थलीय मतलब कि जो झील वगैरह होते हैं, और कई सारी नदियां वहां पर जाके समाप्त होती है, जैसे लूनी नदी जाकर के सांभर झील के पास समाप्त होती है, सांभर झील में गिरती है और वहीं पर समाप्त हो जाती है, किसी सागर से नहीं मिलती। तो इसमें क्या होता है, अब बाहर से नदी आया, अब उस झील में गिर गया, अब पानी तो बाष्पित होता गया, बाहर से पानी आ रहा है, सूख रहा, धीरे धीरे करके वो क्या होता है कि उसमें जो बाहर से जो भी साल्ट लाया वो उसमें सूखते जाएगा, और धीरे धीरे करके उसका खारापन बढ़ता जाएगा। तो इसका जो सवाल है कि हिंद सॉरी सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, तो हालांकि ज्वालामुखी से भी लवणता आती है, अन्य कारणों से भी लवणता आती है, लेकिन लवणता का जो मुख्य स्रोत क्या है, नदी है। इसलिए इसका आंसर होगा नदी, यानी सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है ना। तो किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 352। कितना, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। इसके अलावा 356 तीन प्रकार के आपातकाल हमारे यहाँ लागू होते हैं अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात। ठीक है, इसी प्रकार से अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, और फिर एक और है अनुच्छेद 360, इसके तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। तो वित्तीय आपात अभी तक हमारे यहाँ नहीं लगा है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात कई बार लगे हैं, 356 तो विभिन्न राज्यों में लगता है, उसमें
कई सारी चीजें हैं, उतना डिटेल्स में भी नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर पूरा प्रश्न समाप्त नहीं हो पाएगा। चलिए, तो समझ गए 3 प्रकार के आपातकाल लागू होते हैं, 352, 365, 356 और 360। 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो हो गया, और तीसरा 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अगला है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है? यानी किस अनुच्छेद में इसका चर्चा किया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 154 के अनुसार। लिख लीजिए, अनुच्छेद 154 के अनुसार जो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख है वह कौन होता है? राज्यपाल होता है। दरअसल राज्य की जो कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, जैसे कि केंद्र का राज्यपाल का ये कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। उसी प्रकार से राज्यों का राज्यपाल होगा, और यह मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। कई मामलों में इसे विशेष विवेकाधिकार का भी ये दिया गया है, लेकिन ज्यादातर मामलों में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य नहीं करता है, ज्यादातर मामलों में। लेकिन जब विवेकाधिकार का मामला होगा तब वह स्वतः निर्णय लेने की स्थिति में होता है, लेकिन ऐसे काफी कम मौके होते हैं जब यह विवेकाधिकार के अनुसार अपना निर्णय ले सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर समझ गए। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य सरकारों का जो संवैधानिक प्रमुख है कौन होता है? राज्यपाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा जाइलम टिश्यू। एक पढ़े होंगे जाइलम और फ्लोएम, है ना। तो जो जाइलम होता है, संवहनी पौधों में पानी जाइलम उत्तक की सहायता से ऊपर चढ़ता है, यानी कि नीचे से जो वह जमीन से जो पानी लेगा, तो जाइलम की सहायता से क्या होता है, वह ऊपर तक, क्योंकि पानी की जरूरत मुख्य रूप से कहाँ होती है? पत्तियों के पास होती है, वहीं पर खाना बनाता है वो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियां ही करती हैं। तो वहां से नीचे से जमीन से खींचेगा, और उसमें जैसे हम लोग के नस होते हैं उसी प्रकार से वो जाइलम की सहायता से पानी ऊपर की ओर चढ़ता है। यह एक जटिल उत्तक होता है जो जड़, तना और पत्ती में स्थित संवहन फूलों में मौजूद रहता है। ठीक है, यह जल संवहन भी कहलाता है। इसका कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना होता है। इसके अलावा इसमें ये भी जान जाइए कि अब जो पत्ते से जो विभिन्न प्रकार के जो चीजें जो तैयार हुई वो फिर अन्य हिस्सों में कैसे पहुंचेगा? तो फिर फ्लोएम से पहुंचेगा। यानी जड़ से जो पानी है वह ऊपर तक पहुंचा किससे? जाइलम से, और ऊपर से वहां से जब खाना वगैरह भोजन तैयार हुआ तो अन्य हिस्सों में जो पहुंचेगा वो पहुंचता है फ्लोएम से। जैसे हमारे यहाँ होता है ना धमनी और सिरा। सिरा जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इस तरफ वाला हिस्सा ये सिरा है, ये वाला हिस्सा धमनी है। ये जो होते हैं, यह सिरा जो होता है वह अशुद्ध रक्त ले जाता है, वापस यहाँ तक पहुंचाता है, और ये धमनी है यहाँ से शुद्ध रक्त फेफड़े से जब निकलते हैं तो यहाँ जब ये यहाँ से दिल से जब ये हुआ तो चारों तरफ जो फैलता है तो धमनी के माध्यम से फैलता है, और सिरा के माध्यम से वापस फिर यहाँ तक पहुंचता है। उसी प्रकार से इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम नीचे से ऊपर तक पहुंचते हैं और फ्लोएम ऊपर से नीचे तक चारों तरफ वो फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर होगा अनुवांशिकता और विचरण का। अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन हम किसमें करते हैं? जेनेटिक्स में करते हैं। अनुवांशिकता और विचरण अनुवांशिक से संबंधित है कि अनुवांशिक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वंशगति के नियम, कारकों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ग्रेगर मेंडल की उपलब्धियों को आज अनुवांशिकी में शामिल कर लिया गया। ग्रेगर मेंडल ने दिया था, समझ गया। इसका आंसर आप सीधे याद नोट करिए कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। तो नोट कर लीजिए कि कब जोड़ा गया। यह
1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, है ना। शिक्षा का अधिकार में आप जोड़िएगा कि किस अनुच्छेद के तहत इसे शामिल किया गया, है ना, शिक्षा के अधिकार को। और कितने से कितने साल तक का, 14 साल तक के बच्चों का, है ना, निःशुल्क शिक्षा इसमें दिया जाना। ये सारी चीजों को इसको जरूर एक बार सही तौर पर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल के बारे में आप लोग जानते हैं कि राजकुमार जो शुक्ल थे वह चंपारण जो तिनकठिया प्रथा था उसमें क्या था कि जो वहाँ के जो नीलहे थे, जो नील के जो फैक्ट्री वहाँ पर स्थापित की गई थी, तो उन लोगों ने वहाँ के किसानों से अनुबंध करा रखा था कि प्रत्येक बीघा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। ठीक है। तो बाद में चल करके जब जर्मनी वगैरह में आर्टिफिशियल नील तैयार होने लगे तो जो प्राकृतिक नील थे, जो प्राकृतिक नील का जो खेती किया जाता था, तो प्राकृतिक नील के जो ये है वो काफी महंगे पड़ने लगे, क्योंकि आर्टिफिशियल जो नील है वह आसानी से तैयार हो जाता था और उसमें कॉस्ट काफी कम बैठता था, जबकि प्राकृतिक नील के उत्पादन में कॉस्ट काफी बैठता था। तो इस वजह से धीरे धीरे करके इनकी जो फैक्ट्रियां हैं वह बंद होने लगी। और जब वो बंद हो गई तो बावजूद वहाँ के जो नीलहे लोग थे जो फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित करके रखे थे, तो वो लोग जो अनुबंध करा रखा था 3 कट्ठा का, यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा, तो उस पर वो जबरन उसको मुक्त करने के लिए वह उससे आलतू फालतू पैसे वसूला करते थे। तो वहाँ के लोग इसको लेकर के कई बार आंदोलन कर रहे थे कि भाई आप तो नील तैयार करते नहीं हो, तो मैं अपने खेत में कुछ भी उपजाऊं, मैं मेरी मर्जी। लेकिन वो लोग वो उससे मुक्त करने के लिए काफी रकम वगैरह वसूलते थे। तो इसी को लेकर के राजकुमार शुक्ल वहाँ का जो एक किसान थे वे यहाँ पहुंचे। गांधी जी उसमें जब भारत आए तो भारत आकर के वो 2-3 साल तक उन्होंने क्या किया, 15 में वो भारत पहुंचे थे। और उसके बाद वह 2-3 साल तक यहाँ का अध्ययन करना उचित समझा। उनके जो राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के, गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा था कि उन्होंने सलाह दी थी कि आप पहले घूम घाम करके भारत को समझिए और उसके बाद फिर ये करिए। तो वो पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे। और कहा जाता है कि बनारस अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन था 1916 में, और उसमें ये पहुंचे थे राजकुमार शुक्ल, और वे गांधी जी के पीछे तब तक भागते रहे जब तक वे तैयार नहीं हो गए यहाँ पर आने के लिए। और अल्टीमेटली वो यहाँ पहुंचे 1917 में बिहार आए और उन्होंने यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की, चंपारण सत्याग्रह किया। भारत में गांधी जी का यह सर्वप्रथम सत्याग्रह का जो प्रयोग है वह चंपारण में ही किया गया था। तो इसलिए राजकुमार शुक्ल काफी प्रसिद्ध हैं। राजकुमार शुक्ल से जुड़े हुए बिहार में कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो चंपारण के जो प्रसिद्ध राजकुमार शुक्ल थे, इनका जो गांव का नाम था वो मुरली भरहवा नामक गांव था, है ना। और नील कोठियों के मालिकों के अत्याचार के विरोध में इन्होंने आंदोलन छेड़ा था और गांधी जी इनके ही आमंत्रण पर बिहार पहुंचे थे। समझ गए? इनके गांव का नाम हो गया मुरली भरहवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दे दिया था? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये। लॉर्ड जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे 1919 ईस्वी के ईस्वी का जो भारत सरकार अधिनियम है, आप लोग जानते हैं 1919 का भारत सरकार अधिनियम, उसके अंतर्गत जो बिहार सरकार के गवर्नर के रूप में 29 दिसंबर 1920 को लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बिहार उड़ीसा के प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है। और यह संभवतः यह भारत के वे पहले एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो इतने ऊंचे पद पर पहुंचे थे, ऐसा कहा जाता है ना। और 1921 में उन्होंने जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई तो उन्होंने इसे त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है। और बिहार को अलग राज्य बनाने में भी इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा फुटबॉल से। खूब पूछता है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो डूरंड कप जो है वह फुटबॉल खेल से संबंधित है। यह भारत के औपनिवेशिक काल में शुरू किया गया था, जब हमारे यहाँ अंग्रेज थे उसी समय ही डूरंड कप की ये की गई थी, यानी कि 1888 ईस्वी से डूरंड कप अभी लगातार
होता रहा है। 1888 1888 ईस्वी से डुरंड कप हो रहा है और यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इस पर काफी कुछ हम आपसे चर्चा करते, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का मामला था। हालांकि मैंने लगता है कि एक वर्कशॉप में काफी लिखवाया भी है संयुक्त राष्ट्र संघ का पूरा जो इकाइयां, उस बार मैंने उस पर चर्चा किया था। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा तो उसे आप रिवाइज कर लीजिएगा। अभी चूंकि टाइम काफी कम है, इसलिए सब ज्यादा चर्चा नहीं कर पाऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, बहरहाल इतना जानिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह नीदरलैंड का द हेग, कौन सा? द हेग, द हेग, नीदरलैंड का द हेग शहर में है। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड का द हेग में। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख कानूनी संस्था है और इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं जो आम सभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा अलग अलग चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और 15 न्यायाधीशों में 5 न्यायाधीश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के होते हैं। क्लियर है? यानी कि आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य हैं, स्थायी सदस्य देश हैं, और तो 5 तो उसका हो गया। इसके अलावे जो है कुल मिला करके 15 यानी कि 10 जो है अन्य आम सभा के जो मेंबर्स हैं उससे चुने जाते हैं और 9 साल, एक बार चुने जाने के बाद 9 साल तक का उनका कार्यकाल होता है। ठीक है, चलिए अगला 18वां क्वेश्चन, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का क्या नाम है? अंटार्कटिका जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक काफी ठंडा महादेश है और यहाँ पर सिर्फ पेंगुइन नाम की पक्षी रहते हैं और यह विज्ञान को समर्पित महादेश के नाम से जाना जाता है या सफेद महादेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर विभिन्न देश के, दुनिया भर के जो लोग हैं वह अपना अपना केंद्र स्थापित करते हैं और क्या करते हैं, वहां पर जाकर के विभिन्न चीजों से जुड़ा हुआ अध्ययन करते हैं कि कम तापमान में कैसे कोई चीज काम करता है, या जैसे क्रायोजेनिक इंजन वगैरह आप लोग पढ़े होंगे। मान लीजिए बहुत कम तापमान वाला एरिया में जाएगा तो क्या होगा, इंजन जम जाएगा। ठीक है, तो इसी को लेकर के भारत ने भी वहां पर अपना केंद्र स्थापित किया है और सबसे पहले जो भारत अपना वहां पर विज्ञान केंद्र स्थापित किया था वह गंगोत्री नाम से था। किस नाम से था? गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री। लेकिन बाद में वहां जो ब्लेजर्ड हवाएं चलती है, ठंडी हवाएं चलती है, बस हो गया 2 मिनट में, तो ब्लेजर्ड जो हवाएं चलती है उस वजह से क्या हुआ, ध्वस्त हो गया। तब फिर दूसरा केंद्र भारत ने स्थापित किया था और जिसे नाम रखा गया था मैत्री, और अब तीसरा एक और केंद्र स्थापित किया गया है जिसे भारती के नाम से जाना जाता है। तो तृतीय तृतीय जो शोध केंद्र है उसका नाम क्या है? भारती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है? ठीक है, तो कुछ करंट वगैरह का भी डालना शुरू कर रहे हैं। करंट का कुछ बुक वगैरह भी तैयार किया गया है, वो भी आपको दिया जाएगा ताकि जो बीपीएससी के सर बच्चे। खेल से भी संबंधित 2-3 कम से कम 2-3 क्वेश्चन डाल लिए डेली। किसका? करंट से? यस सर। हाँ हाँ, करंट का डाला जाएगा और कुछ और भी चीज हम मटेरियल आपको उपलब्ध करवा रहे हैं जल्द ही, करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो करंट का कुछ क्वेश्चन मैंने किया है। तो किस राज्य सरकार ने हाल में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, इसी प्रकार है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की पहली महिला सचिव कौन बनी है? तो क्रिस्टिन बरमुथ। कौन सा? क्रिस्टिन बरमुथ। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर,
यहाँ पर क्रिश्चियन बर्मुद, ठीक है, ये वाला था ना, क्रिश्चियन वर्मुथ, ठीक है, आंसर होगा क्रिश्चियन वर्मुथ, ठीक है। तो ये हो गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की पहली महिला सचिव कौन बनी है, क्रिश्चियन वर्मुथ बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक गश्ती पोत सजग, कल भी मैंने पूछा था कि कौन से व्यक्ति को हाल में शामिल किया गया है, तो अजीत डोभाल के कमीशन द्वारा ये किया गया था, सजग नामक अब तटीय गश्ती पोत का एक स्वीकार किया गया है, शामिल किया गया है। और सजग का जो निर्माण है वह किसने किया है, वह किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। किसने, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। तो भारतीय तटरक्षक अब तटीय गश्ती पोत सजग को जो शामिल किया गया है उसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, यह 29 मई को मनाया जाता है, 29 मई को मनाया जाता है। लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ के लेखक कौन है, तो इसके सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी के बारे में आप लोग काफी कुछ सुने होंगे, सलमान रुश्दी, इनकी जो महत्वपूर्ण किताब है द मिडनाइट चिल्ड्रेन के नाम से काफी इनकी जो ये किताब है मिडनाइट चिल्ड्रेन काफी फेमस है, जिसमें भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, यानी मिडनाइट चिल्ड्रेन, बीच रात का बच्चा, तो चूंकि ये दोनों 12 बजे रात में विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान का अलग अलग 14 अगस्त की जो 12 बजे रात यानी 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ और उसी दिन दो भागों में बट गया था, तो इसीलिए मिडनाइट चिल्ड्रेन के नाम से उनकी जो किताब है उसमें भारत पाकिस्तान का विभाजन और उसमें जो उत्पन्न दंगे हैं इसके बारे में काफी बेहतरीन ढंग से लिखा गया है, उसको लेकर के मुस्लिमों ने फतवा भी उन पर जारी किया था। तो सलमान रुश्दी की ही ये किताब है लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ, ठीक है। अगला है, किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआई के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, कुलदीप सिंह को, किनका, कुलदीप सिंह, कुलदीप सिंह को, है ना, कुलदीप सिंह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, तो जस्टिस अरुण मिश्रा, पहले सुप्रीम कोर्ट के ये जस्टिस थे, रिटायर किए वहां पर, तो जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस अरुण मिश्रा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन जो ना होगा ना, तो 25 क्वेश्चन करवा देते हैं, 5 क्वेश्चन प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का आप लोग का रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि प्रत्येक दिन का जो करंट अफेयर्स है वो भी साथ साथ में आपका कंप्लीट होता जाएगा, और आप लोग का जो यूपीएससी वगैरह भी भरे होंगे, यूपीएससी अक्टूबर में अब उसका एग्जाम होने वाला है, डेट बढ़ा दिया है, तो ये भी बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। और यूपीएससी तो खैर श्योर आप लोग का है ही, उसमें जो भी बच्चे अगर बढ़िया से पढ़ रहे होंगे तो मुझे लगता है कि हर हाल में आप लोग का रिजल्ट होना चाहिए, अगर आप लोग बढ़िया से कर रहे होंगे तो, ठीक है। अब ये मत कहिए कि संस्थान ने पढ़ाया नहीं बढ़िया से, हैं। और बताइए आप लोग, क्लास में और किसी प्रकार की परेशानी वगैरह भी आ रही है आप लोगों को?